हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो आज हम लोग शुरू करेंगे आपकी फिजिक्स की यूनिट नंबर 4 का वन शॉट। अकॉर्डिंग टू योर AKTU सिलेबस आपकी जो यूनिट नंबर 4 है फिजिक्स की, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर पोर्शंस, जिसमें कि पहला जो आपका आता है दैट इज फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल फाइबर, और दूसरा आता है लेजर। तो आज हम वन बाय वन इन दोनों ही टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे इन वन शॉट, और फोकस रहेगा उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर AKTU एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले कि ऑप्टिकल फाइबर है क्या, तो हम सभी जानते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, एक कम्युनिकेशन मीडियम है, एक माध्यम है जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इट इज अ टेक्नोलॉजी यूज फॉर डेटा ट्रांसफर। तो पहले क्या होता था, पहले जो हमारे कम्युनिकेशन मीडियम होते थे दे वर कॉपर वायर्स एंड कोएक्सियल केबल्स। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी, इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी, इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि इनकी जो बैंडविड्थ होती है वो बहुत कम होती है। दे हैव अ रिस्ट्रिक्टेड बैंडविड्थ, अ लिमिटेड बैंडविड्थ। ठीक है, जिसकी वजह से आप एक पर्टिकुलर रेट से ज्यादा डेटा रेट अचीव नहीं कर सकते। लेकिन हम जब ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर के पास इनॉर्मस बैंडविड्थ होती है, जिसकी वजह से आप ट्रिमेंडसली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड साइमल्टेनियसली। उस पर आप बहुत सारा डेटा बहुत स्पीड से ट्रांसफर कर सकते हो एज कंपेयर टू योर ट्रेडिशनल कॉपर वायर्स और कोएक्सियल केबल्स। ठीक है, तो हम लोगों के एडवांटेजेस आ जाते हैं ऑप्टिकल फाइबर के। कभी कभार 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। हाई रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर, अभी अभी मैंने आपको बताया। लो सिग्नल लॉस, सिग्नल के लॉसेस काफी लो होते हैं। लाइट वेट, नो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किटिंग एंड सिक्योर ट्रांसफर ऑफ डेटा इज देयर। तो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर है क्या, ये एक मोड है। ऑप्टिकल फाइबर इज अ मोड, एक माध्यम जिसके थ्रू हम अपने डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। और किसकी फॉर्म में कर रहे हैं, लाइट की फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, लाइट वेव की फॉर्म में कर रहे हैं। तो 2 मेन कंपोनेंट हुए ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के। क्या क्या, मोड, मोड क्या हुआ, ऑप्टिकल फाइबर, एंड कैरियर वेव। कैरियर वेव क्या हुई, जिसके थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, दैट कैरियर वेव इज लाइट वेव। तो ये जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, ये कम्युनिकेशन के अलावा और भी एप्लीकेशंस में यूज होता है, जैसे कि सेंसर्स फॉर डिटेक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज इन डिस्प्ले सिस्टम, फोटोकॉपिंग मशीन्स, फाइब्रोस्कोप्स एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है ऑप्टिकल फाइबर की। तो हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है बेसिकली इट इज अ वेरी थिन फ्लेक्सिबल ग्लास और प्लास्टिक मीडियम इन सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंड्रिकल शेप होती है विच कैन गाइड द लाइट वेव अलोंग देयर लेंथ, और अपनी लेंथ के अक्रॉस ये लाइट वेव को ट्रैवल करने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि आपका जो ऑप्टिकल फाइबर है उसके थ्रू जो डेटा का ट्रांसफर हो रहा है या लाइट का प्रोपोगेशन हो रहा है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका फिनोमिना क्या है, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आपका जो ऑप्टिकल फाइबर है इसके 3 मेजर सेक्शंस हैं। पहला है कोर, तो जो आपको सबसे इनर मोस्ट सिलेंड्रिकल शेप दिखाई दे रही है, सबसे अंदर वाली, मतलब ये वाली जो आपको सिलेंड्रिकल शेप दिखाई दे रही है, दिस वन, सबसे अंदर वाली सिलेंड्रिकल शेप, दिस इज द कोर। ठीक है, दिस इज कोर एंड μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। ठीक है, उसके सराउंडिंग, उसी के जस्ट ऊपर एक और सिलेंड्रिकल सरफेस हमको नजर आ रहा है, ये वाला, जिसको हम कहते हैं क्लैडिंग, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। और क्लैडिंग के ऊपर फिर से एक सिलेंड्रिकल शेप आती है इस तरह की, जो कि मेरी एक प्रोटेक्टिव जैकेट की तरह काम करती है, जिसको हम शीट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा है कंस्ट्रक्शन, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो विथ 3 डिफरेंट सेक्शंस, कोर, क्लैडिंग एंड जैकेट और आउटसाइड शीथ। ठीक है ना, और इसके अंदर जो मेरा लाइट प्रोपोगेशन है उसका फिनोमिना क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोर इज द इनरमोस्ट लाइट गाइडिंग सिलेंड्रिकल मीडियम। ठीक है, तो सबसे अंदर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, कोर, और उसकी जो डायमीटर है उसकी रेंज क्या है, 2 to 50 माइक्रोमीटर। तो आप समझ सकते हो कि माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻⁻⁶, तो कितना छोटा उसका साइज है। ठीक है, उसका डायमीटर कितना स्मॉल है। इट इज सराउंडेड बाय अनदर सिलेंड्रिकल कोएक्सियल रीजन कॉल्ड क्लैडिंग। ठीक है, जिसका डायमीटर 125 माइक्रोमीटर तक हो सकता है।
दैट मीन्स कोर छोटा होगा, क्लैडिंग उसके ऊपर एक कवरिंग टाइप का सरफेस होगा सिलेंड्रिकल शेप में अगेन। तो जो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हमने डिनोट किया है यहाँ μ2 से, दैट इज ऑलवेज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। ठीक है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिनोट कर रहे हैं μ1 से। तो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। ये हमारी कंडीशन होती है विच इज रिक्वायर्ड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, हेंस क्लैडिंग रिस्ट्रिक्ट्स द लाइट टू ट्रेवल थ्रू द कोर। बेसिकली क्लैडिंग क्या करती है, क्लैडिंग ये करती है कि सारी की सारी लाइट को कोर के अंदर ही रेस्ट्रिक्ट कर देती है, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखिए ये हमारा कोर है इनर मोस्ट, उसके आउटसाइड पे हमारी क्लैडिंग है। ठीक है ना, तो यहां से जब लाइट वेव एंटर करी एयर से, यहां कहीं पास हुई और वो क्लैडिंग में ना जाके टोटली यहीं पे ही इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए कोर में, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखने की समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मेरे जो लाइट के प्रोपोगेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें दो पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसका जो पाथ है वो डेविएट हो जाता है। ये सब चीजें आपने ऑलरेडी 12th की फिजिक्स में भी रे ऑप्टिक्स में पढ़ी होंगी। ठीक है ना। सेकेंड प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम द रिफ्रैक्टेड रे विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा नॉर्मल कहाँ है, दिस इज माई नॉर्मल, दिस लाइन इज माई नॉर्मल, और यहां पे मैंने एक बाउंड्री खींच दी जहां पे मेरे पास दो सरफेसेस हैं। दिस इज द डेंसर मीडियम विच इज कोर, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, एंड दिस इज द रेयरर मीडियम विच इज क्लैडिंग, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और हम जानते हैं दैट μ1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन μ2। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, व्हेन द लाइट रे विल बी इंसिडेंटेड विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो जब ये लाइट रे इंसिडेंट होगी विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, that some portion will be reflected back in the medium and some portion will be refracted, ठीक है, with an angle of refraction r। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या चाहते हैं कि ये जो लाइट रे आ रही है, ये जो लाइट रे कोर के अंदर आ रही है, ये क्लैडिंग में रिफ्रैक्ट ना होके सारी की सारी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं हम क्या करेंगे। तो स्नेल्स लॉ यहाँ पे हमारा पिक्चर में आता है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है दैट दिस रूल इज वैलिड। व्हाट इज द रूल, μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। μ1 आप जानते हो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस जिससे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, एंड आर इज दिस एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। नेक्स्ट देखिए अब क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आर एंगल है, दिस इज आर एंगल, ठीक है ना, तो अगर ये आर एंगल मेरा 90 डिग्री हो गया तो क्या होगा कि जो मेरी रिफ्रैक्टेड रे है ये इसके बिल्कुल लेवल में आ जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। सो वी हैव स्टडीड दैट μ1 इंटू साइन आर इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। नाउ व्हेन आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब मेरा आर 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे साइन 90 रखिए, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ओके, सो साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला मिल गया साइन थीटा सी का, और जिस पॉइंट पे ऐसा हुआ उस एंगल को हमने कहा क्रिटिकल एंगल थीटा सी। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो इंसिडेंस एंगल है जिसपे मेरी रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाती है, इस सरफेस के पैरेलल हो जाती है और नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उस इंसिडेंस एंगल को, उस आई को मैं क्या कहती हूँ, क्रिटिकल एंगल थीटा सी कहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थीटा सी की वैल्यू निकाल ली, साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ2 ओवर μ1 उधर की तरफ ले गए, और क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया साइन इनवर्स ऑफ μ2 ओवर μ1। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। क्रिटिकल एंगल इज दैट इंसिडेंस एंगल एट विच द रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द सरफेस और पैरेलल टू द बाउंड्री बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द
बाउंड्री बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग, कोर और क्लैडिंग के बीच की बाउंड्री है, ठीक है ना। सो द एंगल, इंसिडेंस एंगल एट विच द रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द or becomes exactly in plane with the boundary between core and cladding, making an angle of 90 degree with the normal. That angle is called critical angle. और उसको निकालने का तरीका कैसे है, स्नेल्स लॉ से शुरू करेंगे और एक सिंपल सी डेरिवेशन से आप क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखो कैसे हो रहा है। अगर मेरा जो एंगल है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब थीटा सी होता था तब ये जो मेरी रिफ्रैक्टेड रे होती थी ये पैरेलल जाती थी ऐसे, लेकिन अगर मेरा जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, इफ इट बिकम्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल थीटा सी, अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल थीटा सी से बड़ा हो जाए तो ये जो मेरी रे यहाँ पैरेलल जा रही थी, ये पैरेलल जाने की जगह वापस कोर के अंदर घुस जाएगी और टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्शन जीरो हो जाएगा उस केस में, ठीक है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और सारी की सारी जो मेरी लाइट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी किसके अंदर, कोर के अंदर, ठीक है। सो बाय दिस फिनोमिना ऑल माय लाइट इज रिस्ट्रिक्टेड इनसाइड द कोर एंड इट डज नॉट गेट्स रिफ्लेक्टेड इनसाइड द क्लैडिंग। क्लैडिंग में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, सारा का सारा टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। लेकिन ऐसा कब हो रहा है, ऐसा तब हो रहा है जब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल थीटा सी से बड़ा हो जाता है। This is the same thing. If incidence angle is greater than the critical angle of the core cladding interface, then light ray is reflected in the same medium, and this phenomena is called total internal reflection, which is the phenomena which is used to propagate light in optical fiber. और यही phenomena है, यही basic principle है जिससे कि हमारी light propagate होती है in an optical fiber. एक्सेप्टेंस एंगल, नेक्स्ट जो टर्म आती है इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में, दैट इज एक्सेप्टेंस एंगल। इस पे भी काफी क्वेश्चंस आपके एकेटीयू एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो एक्सेप्टेंस एंगल क्या है, द मैक्सिमम एंगल एट विच द लाइट एंटरिंग द कोर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फाइबर एंड प्रोपोगेटेड विदाउट बीइंग रिफ्रैक्टेड इज नोन एज एक्सेप्टेंस एंगल। अब हमने यहाँ का एंगल तो फाइंड आउट कर लिया, क्रिटिकल एंगल थीटा सी, लेकिन व्हाट अबाउट द एंगल एट विच द लाइट इज एंटरिंग द कोर फ्रॉम द एयर, है ना। तो यहाँ पे एयर है बाहर, ऑप्टिकल फाइबर के बाहर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना हमने क्या है, म्यू नॉट है, ठीक है। वैसे एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, लेकिन डेरिवेशन के लिए हम उसे अज्यूम करेंगे म्यू नॉट, बाद में उसको 1 रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एयर ली, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू नॉट। अब एयर से जो लाइट एंटर हुई आपके कोर के अंदर, वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंस हुई होगी, सो दिस एंगल इज आई। अभी के लिए इसको हमने क्या माना, आई माना। फिर ये वापस रिफ्रैक्ट बैक हुई होगी एट एन एंगल आर इन द कोर, और कोर से फिर ये यहाँ आई और टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई जब हमने इस एंगल को थीटा सी से बड़ा रखा, ठीक है। बट व्हाट अबाउट दिस एंगल, तो ये वाला जो एंगल है इसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। जब हमारी जो ये लाइट वेव है ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए, रिफ्रैक्शन खत्म हो जाए, ठीक है। दोबारा पढ़ो अब इसे, द मैक्सिमम एंगल एट विच द लाइट एंटरिंग द कोर, मतलब वो इंसिडेंस एंगल, उसकी मैक्सिमम वैल्यू जिसपे जो मेरी लाइट कोर में एंटर कर रही है वो कोर के थ्रू ही प्रोपोगेट हो जाए सारी की सारी, विदाउट बीइंग रिफ्रैक्टेड, वो रिफ्रैक्ट ना हो। ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टेंस एंगल कहेंगे। तो हमने यहाँ पे एक्सेप्टेंस एंगल को मार्क कर दिया आई से, ठीक है। अब यहाँ देखो हमने ये ट्राइंगल कंसीडर किया, ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे पी क्यू आर कहाँ पे है, दिस इज पी, ओके, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। तो इस ट्राइंगल में अगर आप कंसीडर करें पी क्यू आर में, तो वी नो दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स विल बी 180 डिग्री। सो आर, एंगल आर प्लस एंगल थीटा सी प्लस दिस 90 डिग्री एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल आर, ये वाला एंगल आर क्या होगा, एंगल आर विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा सी। नाउ साइन ऑफ आर विल बी इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल, दोनों साइड साइन अप्लाई कर दिया। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे हमने खोल दिया। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ रखा है, क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोला, हम जानते हैं कॉस 90 होता है 0,
तो cos 90 को 0 रखने पे ये वाली टर्म वैनिश हो जाएगी और sin 90 होता है 1, तो यहां से हमें रिलेशनशिप मिला sin ऑफ r इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा c। ठीक है, इस वाले एंगल में और थीटा c में हमने रिलेशनशिप निकाल ली, sin ऑफ r इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा c। आगे देखेंगे, यहां तक हमने रिलेशनशिप निकाल ली, sin r इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा c। नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट द एयर कोर इंटरफेस। अब हमने स्नेल्स लॉ लगाया, कहां पे लगाया स्नेल्स लॉ? यहां पे, इस वाले हिस्से में अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या आएगा? साइन ऑफ म्यू नॉट, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू नॉट है, म्यू नॉट इंटू साइन ऑफ आई विल बी इक्वल टू कोर, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू 1 इंटू साइन ऑफ आर। ठीक है, स्नेल्स लॉ यही कहता है। क्या कहता है स्नेल्स लॉ? कि अगर लाइट मेरी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल हो रही है तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल कैसे रिलेट होंगे? ऐसे रिलेट होंगे, म्यू नॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ दिस एंगल आई विल बी इक्वल टू म्यू 1 कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ दिस रिफ्रैक्टेड एंगल आर। So now we have using Snell's law at the air core interface, mu naught into sin I is equal to mu 1 into, ठीक है। लेकिन अभी अभी हमने क्या निकाला? साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा सी, तो यहां से साइन ऑफ आर को हमने रिप्लेस कर दिया कॉज ऑफ थीटा सी से। ठीक है, नाउ कॉज ऑफ थीटा सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। ये कैसे आया? हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 and cos square theta will be equal to 1 minus sin square theta and finally cos theta will be equal to under root of 1 minus sin square theta। ठीक है, तो cos of theta c को हमने रिप्लेस किया 1 minus sin square theta c से। ठीक है, यहां से हम म्यू नॉट को ले गए इधर, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बना फाइनली? साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन म्यू नॉट अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा c। अब आप लोगों ने अभी साइंस थीटा सी का फॉर्मूला डिराइव किया था पीछे म्यू 1 म्यू 2 अपॉन म्यू 1 कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस की हेल्प से। स्नेल्स लॉ से हमने शुरुआत में ये फॉर्मूला डिराइव किया था, देख लें इधर हमने ये डिराइव किया था, साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ठीक है, इसको वापस रखा, यहां पे हमने इसको वापस रखा, पुट साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1, तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। उसके बाद से थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे तो यहां तक आपको ये रिड्यूस होकर इक्वेशन मिल जाएगी। देन आफ्टर दैट यहां तक हम पहुंच गए, हमें क्या निकालना था? एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल को हमने किससे मार्क किया था? आई से मार्क किया था। ठीक है ना, तो साइन आई की वैल्यू आ गई, तो आई की वैल्यू क्या होगी? साइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, मैंने आपको बताया था एयर के लिए म्यू नॉट विल बी इक्वल टू 1, तो जब म्यू नॉट को आप 1 रख दोगे तो फाइनली एक्सेप्टेंस एंगल का जो आपको फॉर्मूला मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू आई मैक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर एक्सेप्टेंस एंगल। नेक्स्ट एक और टर्म है जो काफी पूछ ली जाती है कई बार, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डेल्टा साइन से, एंड दिस इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग that is mu 1 minus mu 2 divided by the refractive index of core that is mu 1। ठीक है, so this is relative refractive index difference। अगली इंपॉर्टेंट टर्म आती है न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर को कैसे डिफाइन करते हैं? सिंपल सा है, न्यूमेरिकल अपर्चर इज डिफाइंड एज द साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। ओके, so numerical aperture Na denoted by Na is defined as the sign of acceptance angle। acceptance angle I max अभी अभी पीछे आपने निकाला था, क्या निकाला था? I max equals to sin inverse of under root mu 1 square minus mu 2 square। so numerical aperture will be equal to sin of I max, that means sin और sin inverse कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और numerical aperture किसके बराबर बचेगा? इस वैल्यू के बराबर, under root mu 1 square minus mu 2 square। नेक्स्ट आप लोगों को कई बार आ जाता है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस दैट इज डेल्टा, जो अभी अभी हमने पीछे देखा था,
और न्यूमेरिकल अपर्चर में क्या रिलेशनशिप होती है ये डिराइव करने के लिए आप लोगों को कई बार आ जाता है। तो देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस डेल्टा इज μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1, ये अभी हमने पीछे देखा। तो 1 माइनस डेल्टा की वैल्यू क्या होगी μ2 ओवर μ1। और न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है आपका, अभी अभी पीछे हमने निकाला अंडर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर के फॉर्मूले को जब आप थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो फाइनली हमारे को ये रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने देखा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस 1 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू μ2 ओवर μ1, तो यहाँ पे μ2 ओवर μ1 को हमने रिप्लेस किया 1 माइनस डेल्टा से, ठीक है। इस टर्म को एक्सपेंड किया a माइनस बी का होल स्क्वायर करके, ठीक है। इस टर्म को एक्सपेंड किया a माइनस बी का होल स्क्वायर करके, तो ये मिला। अब देखो डेल्टा की जब भी हम बात करते हैं तो किसी छोटी चीज की बात करते हैं, है ना। जब हमें कोई छोटी क्वांटिटी दिखानी होती है तो हम उसका सिंबल डेल्टा यूज करते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर जो एक छोटी वैल्यू होगी एंड दैट विल बी नेग्लिजिबल, तो इसको यहाँ से आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा कैलकुलेशन करने पे एंड डेल्टा स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड। तो योर आंसर विल बी न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू μ1 इंटू अंडर रूट ट्वाइस ऑफ डेल्टा, वेयर डेल्टा इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस, ठीक है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर की 2-3 तरह से आपने देख लिया घुमा फिरा के। वैसे न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, इट इज इक्वल टू द साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल आई मैक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या निकली थी, ये निकली थी। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस की टर्म्स में इसकी वैल्यू आ जाएगी μ1 इंटू अंडर रूट ट्वाइस ऑफ डेल्टा। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेप्टेंस कोन, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्सेप्टेंस कोन क्या होता है, तो व्हेन द इंसिडेंट रे इज लॉन्च्ड इन द मीडियम इज रोटेटेड बाय 360 डिग्री अबाउट द एक्सिस ऑफ फाइबर, तो वो एक कोन बनाती है जिसे हम कहते हैं एक्सेप्टेंस कोन। कहने का क्या मतलब है, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, कोर के अंदर जो घुस रही है, दिस इज योर कोर, दिस इज योर क्लैडिंग बाहर वाला। तो जैसे ही ये जो लाइट अंदर इंसिडेंट हुई, ये इसके एक्सिस के अराउंड, दिस इज एक्सिस ऑफ कोर, ये वाला दिस इज एक्सिस ऑफ कोर, तो एक्सिस के अराउंड जब ये लाइट इंसिडेंट होती है और ये 360 डिग्री रोटेट हो जाती है, तो ये क्या करती है, यहाँ पे एक्सिस के अराउंड एक कोन शेप बना लेती है। इस कोन शेप को हम कहते हैं एक्सेप्टेंस कोन। जो अभी हमने ये टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस आपके डिफरेंट ईयर्स में AKTU में पूछे गए हैं, और आप लोग जब इसको रिवाइज करेंगे तो इन सबको पढ़ के देखिएगा, आपको एक एक सवाल का जवाब आपके पीछे आपको मिल जाएगा एंड यू विल बी इजीली एबल टू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। तो जो टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर्स को हम 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड, कि जो आपका फाइबर है वो किससे बना है, किस टाइप के मटेरियल से बना है, ग्लास से या प्लास्टिक से, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन मेथड क्या होता है, नंबर ऑफ मोड्स। मोड, जब भी हम यहाँ मोड्स की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है पाथ ऑफ लाइट, मतलब आपका ऑप्टिकल फाइबर जो है वो सिंगल पाथ प्रोवाइड करा रहा है लाइट को ट्रेवल करने के लिए, या वो एक से ज्यादा पाथ प्रोवाइड करा रहा है लाइट को ट्रेवल करने के लिए। बेस्ड अपॉन दैट योर फाइबर विल बी डिवाइडेड एज सिंगल मोड फाइबर एंड मल्टी मोड फाइबर, ठीक है ना। तो सिंगल मोड फाइबर है तो वो क्या करेगा, लाइट को ट्रेवल करने के लिए केवल एक सिंगल पाथ प्रोवाइड करा रहा होगा। मल्टी मोड फाइबर है तो क्या होगा, वो अपने थ्रू लाइट को ट्रेवल करने के लिए एक से ज्यादा पाथ प्रोवाइड करा रहा होगा। एंड फाइनली बेस्ड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल, तो कोर और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आता है, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल उन दोनों के बीच में होती है, उसके बेसिस पे हम फाइबर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ठीक है। ये सारे टाइप के फाइबर्स आप लोग 1 बाय 1 में आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल, वेरी सिंपल, ग्लास और प्लास्टिक। तो जब आपका फाइबर मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स एंड सिलिका ग्लासेस से बनता है, दैट इज अ ग्लास फाइबर, एंड जब when it is made up of plastic, it is a plastic fiber. Next, depending upon the modes, तो पहले जान लेते हैं मोड्स क्या है ना। तो लाइट वेव्स जो है नॉर्मली zigzag पाथ में ट्रेवल करती हैं थ्रू द कोर क्लैडिंग इंटरफेस। However, all the waves, if incident at an angle greater than critical angle, do not propagate through the fiber. Only certain ray directions are allowed. इनका कहने का मतलब ये है,
ये मेरा कोर है और ये इसके आसपास मेरी क्लैडिंग है। तो जब मेरी लाइट वेव यहाँ से घुसती है और अंदर ट्रैवल करती है तो इसको एक कुछ पर्टिकुलर पाथ्स होते हैं जो फाइबर इसको अलाउ करता है कि भाई ये पर्टिकुलर पाथ है, आप इसको यूज कर सकते हो, ये दूसरा पर्टिकुलर पाथ है, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ऑप्टिकल फाइबर लाइट को ट्रैवल करने के लिए कितने रास्ते दे रहा है, कितने पाथ प्रोवाइड कर रहा है, वी कैन डिवाइड द फाइबर इनटू सिंगल मोड फाइबर्स एंड मल्टी मोड फाइबर्स। ठीक है, ये आप सभी जानते हो, दिस इज कोर एंड दिस इज क्लैडिंग। तो जब भी मेरी लाइट वेव इंसिडेंट करती है तो जब भी मेरा यहाँ पे एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है थीटा सी, तो मेरी जो लाइट वेव्स हैं वो सारी की सारी कन्फाइंड हो जाती हैं कोर के अंदर, कोई भी लाइट रे मेरी रिफ्रैक्ट नहीं होती इन द क्लैडिंग सरफेस और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना मेरा अचीव हो जाता है जिसके थ्रू मुझे लाइट का प्रोपोगेशन मिल जाता है। तो मोड्स ऑफ फाइबर क्या है? मोड्स ऑफ फाइबर कि आपका जो फाइबर है वो कितने रास्ते देगा, ठीक है, वो पता लगाने का तरीका होता है वी नंबर से। इसको हम क्या कहते हैं? वी नंबर, और नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फैक्टर भी इसको कहते हैं। इसका क्या फॉर्मूला है? वी नंबर इज इक्वल टू 2 पाई ए अपॉन लेमडा इंटू अंडर रूट म्यू 1 स्क्वायर माइनस म्यू 2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है? ए इज द रेडियस ऑफ कोर ऑफ फाइबर। तो जो कोर है उसका रेडियस क्या है? ए है। एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज प्रोपोगेटिंग थ्रू द फाइबर। ठीक है, तो आप वी नंबर निकाल लो पहले, फिर वी नंबर निकालने के बाद डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फाइबर आप नंबर ऑफ मोड्स निकाल सकते हो। अगर आपका स्टेप इंडेक्स फाइबर है तो नंबर ऑफ मोड्स क्या होंगे? वी स्क्वायर अपॉन 2, मतलब आपका जो फाइबर है वो वी स्क्वायर बाय 2 इतने रास्ते प्रोवाइड करेगा लाइट वेव को ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, ग्रेडेड इंडेक्स अगर आपका फाइबर है तो नंबर ऑफ मोड्स क्या होंगे? इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, so in this way you can, with the help of V number or cutoff frequency, we can find out the number of modes or the number of paths which are allowed by a particular fiber for the light waves to travel through it. एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोटा सा, ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका V नंबर लेस देन 2.405 है तो हम फाइबर को सिंगल मोड कहते हैं। अदरवाइज if V number is greater than 2.405 it is said to be a multi mode fiber। ठीक है, मतलब अगर आपका V नंबर 2.405 वैल्यू से कम आए दैट मींस आपका जो फाइबर है ऑप्टिकल फाइबर वो सिंगल मोड है, वो केवल एक ही पाथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना, एंड इफ V नंबर इज ग्रेटर देन 2.405 तो आपका जो ऑप्टिकल फाइबर है इट इज मल्टी मोड, वो मल्टीपल रास्ते प्रोवाइड करेगा लाइट को ट्रेवल करने के लिए। तो हम जो क्लासिफाई करते हैं सिंगल मोड और मल्टी मोड फाइबर को, सिंगल मोड फाइबर मतलब n इक्वल्स टू 1, केवल एक ही रास्ता, और मल्टी मोड मतलब n इज ग्रेटर देन 1, मल्टीपल रास्ते हैं लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए। तो सिंगल मोड फाइबर इट हैज अ स्मॉलर कोर डायमीटर, इसमें कोर का डायमीटर स्मॉल होगा 5 to 10 माइक्रोमीटर, एंड हायर क्लैडिंग डायमीटर, क्लैडिंग डायमीटर इज हाई। Difference between refractive index of core and cladding is very small in this particular case. Only a single mode is transmitted through the optical fiber. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया है। दिस इज माई कोर, जो येलो वाला पोर्शन है अंदर वाला, और क्लैडिंग उसका आउटर पोर्शन है जो ग्रीन वाला आपको दिखाई दे रहा है। तो जो कोर का डायमीटर है दैट इज 5 to 10 माइक्रोमीटर, क्लैडिंग का डायमीटर 70 to 100 माइक्रोमीटर है। और इस तरह का फाइबर सिंगल मोड फाइबर है क्योंकि ये, तो ये लाइट को ट्रैवल करने के लिए केवल एक ही रास्ता देगा। ठीक है, इस तरह के फाइबर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सपोर्ट ओनली वन मोड ऑफ प्रोपोगेशन, suitable for long distance communications, light is passed through laser diodes, and fabrication is difficult and costly. Next is multi-mode fiber. तो जो आपके मल्टी मोड फाइबर है उनका कोर डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होगा एज कंपेयर टू योर सिंगल मोड फाइबर, दैट इज 20 to 100 माइक्रोमीटर, एंड क्लैडिंग डायमीटर इज 70 to 125 माइक्रोमीटर। ठीक है, the relative diffractive index difference is also larger than SMF. SMF is single mode fiber. ठीक है, तो SMF से ज्यादा होगा इसका refractive index difference भी core cladding के बीच में। Also it will allow a large number of paths for light to propagate through the core. ठीक है ना, तो multi mode fiber जो होगा आपका MMF, it will provide a number of paths through the core to travel. इसकी characteristics, it supports a number of modes, प्रोपगेशन ऑफ लाइट इसमें आसान होती है,
नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। आपका एसएमएफ दैट इज सिंगल मोड फाइबर सुटेबल है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, हाउएवर एमएमएफ मल्टी मोड फाइबर इज नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। लाइट रे एंटर्स इनटू द फाइबर यूजिंग एलईडी सोर्स। तो लाइट को इसके अंदर पास करने के लिए हम एलईडी सोर्स का, या लाइट को कोर के अंदर भेजने के लिए हम एलईडी का यूज करते हैं, जबकि एसएमएफ में हम लेजर का यूज करते हैं। ठीक है, फैब्रिकेशन इज लेस डिफिकल्ट देन एसएमएफ। इसका फैब्रिकेशन एसएमएफ से आसान है एंड दिस इज नॉट एज कॉस्टली एज एसएमएफ। तो यहाँ पे एक टेबल बना के सारे के सारे आपको जो डिफरेंसेस हैं सिंगल मोड और मल्टी मोड में वो भी बता दिए गए हैं, क्योंकि कई बार हमारा क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर। तो ये सभी आप पीछे देख चुके। नंबर ऑफ मोड सिंगल मोड के लिए केवल 1 और मल्टी मोड के लिए ग्रेटर देन 1। कोर डायमीटर स्मॉल होता है सिंगल मोड के लिए और मल्टी मोड के लिए लार्ज होता है। लाइट सोर्स जो होती है वो सिंगल मोड के लिए लेजर है और मल्टी मोड के लिए एलईडी है। इंटरमोडल डिस्पर्जन सिंगल मोड में नहीं होता जबकि मल्टी मोड में होता है। अब ये इंटरमोडल डिस्पर्जन क्या है? देखो, जब हमारे पास एक ही रास्ता है तो लाइट एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। जब हमारे पास मल्टीपल रास्ते हैं तो डिफरेंट लाइट वेव्स डिफरेंट पाथ चुनेंगी, और जरूरी तो नहीं है कि वो एंड में सारी की सारी लाइट वेव्स एक ही पॉइंट पे पहुंचे। कोई लाइट वेव लंबे रास्ते से जा रही है, कोई लाइट वेव सीधे रास्ते से जा रही है, तो एंड पॉइंट पे पहुंचने का उनका जो समय है वो भी अलग अलग हो जाएगा। उसकी वजह से जो आपकी डिस्पर्स हो जाएगी पल्स, विच इज कॉल्ड इंटरमोडल डिस्पर्जन। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए सूटेबल है सिंगल मोड जबकि मल्टी मोड नहीं है। बैंडविड्थ ज्यादा मिलती है आपको सिंगल मोड में और मल्टी मोड में कम। वी नंबर जो होगा वो अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या वैल्यू होती है 2.405। तो 2.405 से अगर लेस है आपका वी नंबर, इफ वी इज लेस देन 2.405 देन इट इज अ सिंगल मोड फाइबर, एंड इफ वी इज ग्रेटर देन 2.405 देन इट इज अ मल्टी मोड फाइबर। अब जो आखिरी क्लासिफिकेशन आता है फाइबर्स का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल के बेसिस पे हम फाइबर्स को डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में, स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ठीक है, अगेन स्टेप इंडेक्स फाइबर मेरे दो तरह के हो सकते हैं, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, जबकि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर केवल मल्टी मोड हो सकता है, इट इज नॉट सिंगल मोड। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल क्या होती है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, आप जानते हो कि कोर और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग अलग होता है ना। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो मेरी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है, दैट μ1 शुड बी ग्रेटर देन μ2, ये कंडीशन होती है। ठीक है ना। और अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस भी अगर a है d/2 तो रेडियस भी कोर का स्मॉल होता है और डायमीटर का क्लैडिंग का जो रेडियस है दैट विल बी लार्ज, क्योंकि क्लैडिंग उसके ऊपर की कवरिंग है। ठीक है ना। तो इस तरह से मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल बनाती हूँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल इज प्लॉटेड बिटवीन रेडियस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इन दोनों के बीच में हम ये प्लॉट करते हैं। तो इस तरह का जो स्टेप टाइप का एक पिक्चर आता है, जो एक स्टेप टाइप का डायग्राम मिलता है, ये मिलता है मुझे स्टेप इंडेक्स फाइबर्स में। ठीक है। और इस तरह का ग्रेडेड इंडेक्स टाइप का मुझे फाइबर जो प्रोफाइल मिलता है वो मिलता है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर्स में। ठीक है, 1 बाय 1 पढ़ते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये 3 तरीके हो गए क्लासिफाई करने के, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स एंड मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स। तो सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स देख लीजिए पहले, सबसे आसान है, केवल एक ही मोड है, मोनोमोड। दैट मीन्स जो आपका कोर है वो केवल एक ही रास्ता देगा लाइट को ट्रैवल करने के लिए, पहली बात। ठीक है ना। दूसरी बात क्या होगी, द डायमीटर ऑफ कोर इज वेरी स्मॉल, ओके, एंड द डायमीटर ऑफ क्लैडिंग इज 50 to 125 माइक्रोमीटर। तो देखो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल बनाई है वो कैसे बनाई है, वाई एक्सिस पे हमने लिया रेडियस और एक्स एक्सिस पे हमने लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो हम जानते हैं कि क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग का रेडियस ज्यादा है, तो इसको हमने पहले प्लॉट किया, और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेडियस जो है वो कम है, तो उसको हमने बाद में प्लॉट किया।
एज अ फंक्शन ऑफ म्यू. म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज μ1 एंड दिस इज क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 एंड वी नो दैट μ1 इज ग्रेटर देन μ2, जो कि यहाँ से सेटिस्फाई भी हो रही है वैल्यू. और रेडियस वाइज अगर हम देखें तो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव रेडियस बड़ा है और कोर का रेडियस छोटा है. ठीक है, तो स्टेप इंडेक्स, इसको स्टेप इंडेक्स क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो चेंज आता है वो स्टेप में आता है. एक ग्रेजुअल फॉल नहीं होता, एब्रप्ट फॉल होता है, एकदम से चेंज हो जाता है कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. So here is the same thing written. If the refractive index of fiber changes from core to cladding in steps, then it is called step index fiber. ठीक है ना, तो कोर और क्लैडिंग के बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2 से μ1 या μ1 से μ2 जो चेंज होता है वो स्टेप में चेंज होता है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आपको ये डायग्राम दिखा रहा है. देयर इज एन एब्रप्ट चेंज, अचानक से एकदम से चेंज हो जाता है. मतलब अभी तो μ2 था, अभी μ1 हो गया सीधा, ऐसे μ1 से क्लैडिंग में एंटर करते ही μ2 हो गया. एकदम एब्रप्ट चेंज आता है, अचानक और एकदम फास्ट चेंज आता है. ठीक है, तो उस तरह से वो स्टेप टाइप की प्रोफाइल बन जाती है. इस तरह के जो फाइबर्स होते हैं वो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की तरह यूज होते हैं कम्युनिकेशन में. ठीक है, एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में भी इस तरह के फाइबर्स का काफी यूसेज हमें देखने को मिलता है. अब मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स क्या होगा, अगेन जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल होगी वो तो सेम ही रहेगी, क्योंकि स्टेप है तो स्टेप इंडेक्स ही है ना. तो कोर और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्टेप में चेंज हो रहा होगा, मतलब एक एब्रप्ट तुरंत अचानक फॉल हो रहा होगा. लेकिन क्योंकि ये मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स है तो इसका जो कोर क्लैडिंग है वो जो इसका कोर सरफेस है वो एक से ज्यादा लाइट के पाथ प्रोवाइड करा रहा होगा. ठीक है ना, तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो कोर है उससे मल्टीपल पाथ्स जा रहे हैं लाइट वेव के. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर. तो ये जो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर होता है इसमें डिस्पर्जन लॉसेस ज्यादा होते हैं और बैंडविड्थ इज स्मॉल. डिस्पर्जन लॉसेस ज्यादा क्यों होंगे, इसका रीजन मैंने आपको पहले भी बता दिया था. ठीक है ना, क्योंकि मल्टीपल रास्ते हैं लाइट को ट्रेवल करने के लिए, तो जैसे डिफरेंट लाइट वेव्स डिफरेंट रास्ता चुनेंगी, वो डेस्टिनेशन पे डिफरेंट टाइम्स पे पहुंचेंगी. दैट्स व्हाई दे गेट डिस्पर्स्ड, द पल्स ऑफ लाइट गेट्स डिस्पर्स्ड. दीज आर लीस्ट एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू अदर फाइबर्स, बट दे आर नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डिस्टेंस कम्युनिकेशन. ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर्स की. दे आर इजी टू मैन्युफैक्चर, चीपर देन अदर्स, they have a larger numerical aperture, longer lifetimes. But disadvantage क्या देता है ये हमें, bandwidth low हो जाती है, dispersion losses are more and smearing of signal pulse. signal pulse जो है वो smear हो जाती है, मतलब फैल जाती है. ठीक है, अगर मेरी signal pulse sharp है so after propagation through a multi-mode step index fiber, pulse that gets smeared. Okay, it gets spreaded. हम आते हैं ग्रेडेड इंडेक्स स्टेप इंडेक्स फाइबर्स पे. तो ग्रेडेड इंडेक्स क्या हो गए, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर्स वो हो गए जिनमें कोर और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अचानक से स्टेप साइज में चेंज नहीं होता. ठीक है ना, जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ऐसे कर करके चेंज होता है. लाइक यहाँ पे एक सेमी सर्कल टाइप का फिगर आपको यहाँ दिख रहा है. ठीक है, तो इस तरह का प्रोफाइल कुछ हमें मिलता है फॉर ग्रेडेड इंडेक्स optical fibers. The refractive index of the core varies in parabolic fashion. Parabolic form में वो vary करता है. It gradually decreases from the axis of fiber to the core cladding. फाइबर से लेकर के फाइबर के कोर पे यहाँ पे वो ज्यादा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे 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 कम होता है as we move towards the interface of core and cladding. So this is a graded index fiber. और हमने पढ़ा था कि जो हमारे ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर्स होते हैं वो सिंगल मोड नहीं होते, वो हमेशा मल्टी मोड होते हैं. तो उनके अंदर जो लाइट वेव ट्रैवल करती है वो मल्टी मोड पाथ होते हैं. लेकिन एक और डिफरेंस है, यहाँ पे जो लाइट वेव्स ट्रैवल करती हैं वो हेलिकल और स्क्यू मैनर में ट्रैवल करती हैं. आपने देखा था कि पीछे हमने जब भी डायग्राम बनाया कोर क्लैडिंग का तो लाइट वेव्स को जब हम ट्रैवल करा रहे थे, देखो ध्यान से, ये मेरी कोर है, ये क्लैडिंग है,
तो यहाँ पे जब भी हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो कर रहे थे तो कुछ ऐसा शो कर रहे थे, स्ट्रेट लाइंस, दीज वर स्ट्रेट लाइंस, है ना। ऐसे हेलिकल लाइंस या स्क्यूड लाइंस शो नहीं कर रहे थे जो कर्वी लाइंस हैं। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलरली एक जो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर होता है ना, इसके अंदर जो लाइट वेव्स का प्रोपोगेशन होता है वो सिंगल स्ट्रेट लाइंस के थ्रू नहीं होता, दैट हैपेंस विद द हेल्प ऑफ हेलिकल मैनर इन अ हेल्प ऑफ स्क्यूड लाइंस। ठीक है, ये एक और मेजर डिफरेंस होता है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर्स में और अदर फाइबर्स में। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो गए, इसमें डिस्पर्जन लो होता है, बैंडविड्थ इज ग्रेटर देन स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड एंड इट इज इजी टू कपल विद द ऑप्टिकल सोर्सेस। इसके डिसएडवांटेजेस हैं, दिस फाइबर इज एक्सपेंसिव एंड इट इज डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर एज वेल। अब कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आपका न्यूमेरिकल गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है और आंसर भी गिवन है। ऐसे मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसमें इंक्लूड किए हैं और ये सारे के सारे वही न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके किसी ना किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप इन क्वेश्चंस को पढ़ें, इनका सोल्यूशन समझें। सोल्यूशन बिल्कुल सही दे रखा है और बिल्कुल ऐसे दे रखा है कि आप पहले आप खुद करने की कोशिश करें, अदरवाइज हिंट देखकर करें, और आपको आंसर की भी साथ में मेंशन्ड है। These are the AKTU questions आज, और ये सारे के सारे क्वेश्चन ही आप पीछे जो हमने अभी पढ़ा उसके बेसिस पे आप ये सारा का सारा कवर कर लोगे। नेक्स्ट जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में आपका टॉपिक आता है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है ऑप्टिकल फाइबर का? बेसिकली फाइबर ऑप्टिक कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू इंफ्रारेड लाइट सिग्नल। ठीक है ना, क्या कर रहा है फाइबर ऑप्टिक्स? ऑप्टिकल फाइबर जो है आपका वो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट की फॉर्म में प्रोपोगेट कर रहा है। दैट मीन्स इट इज कन्वर्टिंग योर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू लाइट वेव्स। ठीक है ना, तो सिग्नल इज देन ट्रांसमिटेड थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर एंड एट द रिसीविंग एंड दिस सिग्नल, लाइट सिग्नल, इज अगेन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, तो दिस इज योर ट्रांसमीटर, दिस इज योर रिसीवर, और उन दोनों के बीच में है आपका चैनल। चैनल क्या है आपका? योर चैनल इज योर फाइबर ऑप्टिक केबल। What it is doing? This transmitter is converting electrical signal to optical signal. Optical signal is traveling through this optical fiber, and at the receiving end, this light signal is again converted back into electrical signal. इसका एक बेहतर डायग्राम अगर आपको टॉपिक आए तो आप इस डायग्राम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो, जो ट्रांसमिटिंग एंड था उसके हमने दो हिस्से कर दिए यहाँ पे, ट्रांसमीटर और कनेक्टर। तो ट्रांसमीटर के पास क्या है? ड्राइवर है और लाइट का सोर्स है। ठीक है, इसने लाइट सोर्स प्रोड्यूस किया। कनेक्टर ने क्या किया? फ्रॉम लाइट सोर्स टू फाइबर, लाइट सोर्स को आपके फाइबर के अंदर लॉन्च किया। तो ये जो आपको फाइबर ऑप्टिक केबल था ये आपका लाइट को प्रोपोगेट करके लेके आया अगेन थ्रू अ कनेक्टर, लाइट फ्रॉम फाइबर टू डिटेक्टर। अब जो आपकी लाइट है वो फाइबर से डिटेक्टर में जा रही है। रिसीवर सर्किटरी होगी, रिसीवर सर्किटरी क्या करेगी? लाइट को डिटेक्ट करेगी और एम्पलीफाई करेगी। एम्पलीफायर इज रिक्वायर्ड बिकॉज जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है उसमें हमारा सिग्नल जो है उसकी स्ट्रेंथ कई बार कम हो जाती है, सो वी नीड टू एम्पलीफाई आवर सिग्नल्स। ठीक है, एम्पलीफायर के बाद वी हैव अ डिजिटल डिकोडर एंड फाइनली वी गेट अवर आउटपुट। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम फॉर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। अब एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है फाइबर ऑप्टिक्स में, अटेनुएशन, सिग्नल अटेनुएशन। ठीक है, तो अटेनुएशन का क्या मतलब है? अटेनुएशन का मतलब सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है उसमें कुछ कमी आना, मतलब सिग्नल का कुछ खराब होना, डिस्टर्ब होना कह सकते हैं, अटेनुएट होना। तो क्या है? व्हेन सिग्नल्स आर गाइडेड थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर द रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ लाइट सिग्नल इज कॉल्ड टोटल लॉस और अटेनुएशन। मतलब जब भी मेरा जो लाइट सिग्नल ट्रैवल कर रहा है, जब उसके एम्पलीट्यूड में कुछ कमी आती है या फिर उस लाइट की इंटेंसिटी में कमी आती है, सिग्नल लॉस होता है, दैट इज कॉल्ड अटेनुएशन। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये जो लाइट जो सिग्नल है वो ट्रैवल कर रहा है थ्रू अ वायर, तो उसका जो अटेनुएशन होगा वो किस में होगा? डीबी पर किलोमीटर में होगा, क्योंकि किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस की यूनिट है। तो जितना डिस्टेंस आपकी लाइट वेव ट्रैवल करेगी
चांसेस हैं कि वो उतनी ही ज्यादा अटेनुएट होगी, उतना ही आपका सिग्नल लॉस होगा, है ना। तो इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, डीबी पर किलोमीटर। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है आपका जिसमें हम बता रहे हैं आउटपुट पावर पी आउट इज इक्वल टू इनपुट पावर पी इन इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा एल। ठीक है, यहाँ पे पी आउट क्या है, आउटपुट पावर, पी इन इज द इनपुट पावर जो आपने फाइबर के अंदर डाली, अल्फा इज द अटेनुएशन फैक्टर इन डीबी पर किलोमीटर एंड एल इज द लेंथ ऑफ फाइबर इन किलोमीटर। ठीक है, तो यहां से आप इस टर्म को रीअरेंज कर सकते हैं, ई पावर माइनस अल्फा एल इज इक्वल टू पी आउट अपॉन पी इन एंड फाइनली अल्फा जो हमें अपना अटेनुएशन फैक्टर निकालना है इन डीबी पर किलोमीटर, दैट विल बी इक्वल टू -10 ओवर एल log base 10 पी आउट अपॉन पी इन। तो अटेनुएशन जो होता है ऑप्टिकल फाइबर में वो बेसिकली 3 वजहों से होता है, एब्जॉर्प्शन की वजह से, स्केटरिंग की वजह से और बेंडिंग लॉसेस की वजह से। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉस सबसे पहले देखते हैं, एब्जॉर्प्शन लॉस क्या है। एब्जॉर्प्शन लॉस सबसे मेजर कॉज होता है सिग्नल लॉस का, और ये जो होता है ये 3 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू इम्परफेक्शंस इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपके इम्परफेक्शंस होते हैं उनकी वजह से हो सकता है। इम्परफेक्शंस का क्या मतलब हो गया, कहीं पे कोई मॉलिक्यूल मिसिंग है, ठीक है, कुछ ऑक्सीजन डिफेक्ट्स है, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इनटू द ग्लास फाइबर। So these are the imperfections in the material of glass fiber जिसकी वजह से ये एब्जॉर्प्शन लॉसेस होते हैं। अदरवाइज और क्या क्या टाइप हो सकते हैं इसके, इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन क्या है, इट इज कॉज्ड बाय द बेसिक फाइबर मटेरियल प्रॉपर्टीज। फाइबर का जो मटेरियल है, जिस मटेरियल से आपका पोर क्लैडिंग बना है, फाइबर बना है, उसके मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन लॉस होता है दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन लॉस। नेक्स्ट इज एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन इज कॉज्ड बाय इम्प्योरिटीज विच आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फाइबर मटेरियल। ठीक है, सो देयर आर मेटल इम्प्योरिटीज सच एज आयरन, निकल, क्रोमियम विच आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फाइबर ड्यूरिंग फैब्रिकेशन प्रोसेस। तो फैब्रिकेशन प्रोसेस में अगर आपके जैसे कहते हैं डोपिंग कर देना, तो अगर आपके फाइबर के मटेरियल में कुछ एक्स्ट्रा डोपेंट ऐड किया गया है, कोई इम्प्योरिटी डेलिबरेटली ऐड की गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन लॉसेस होते हैं दे आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन लॉसेस। स्कैटरिंग लॉसेस, स्कैटरिंग लॉसेस क्यों होते हैं, दिस इज द सेकंड मेन रीजन फॉर सिग्नल अटेनुएशन। ठीक है, सिग्नल अटेनुएशन का दूसरा बड़ा कारण होता है स्कैटरिंग लॉस। तो स्कैटर होने का मतलब क्या समझते हो आप, बिखर जाना किसी चीज का, है ना। तो क्या है, इन ऑर्डर टू चेंज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर द फाइबर केमिकल इंप्योरिटीज आर एडेड। तो कोर क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं। अनवांटेड केमिकल इंप्योरिटीज रिमेन इन द फाइबर ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन प्रोसेस। और जाहिर सी बात है जब आप उनको फैब्रिकेशन प्रोसेस में इंक्लूड करते हो तो वो फाइबर में कहीं ना कहीं रह जाती हैं। ठीक है, दीज केमिकल इंप्योरिटीज एक्ट एज स्कैटरिंग सेंटर्स, और यही केमिकल इंप्योरिटीज जो है आपकी वो स्कैटरिंग सेंटर्स की तरह बिहेव करती हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्नल लॉस। ठीक है, जो स्कैटरिंग लॉसेस होते हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। They are inversely proportional to the power 4 of wavelength of incident light. बेंडिंग लॉसेस 2 तरह के होते हैं, माइक्रो बेंडिंग एंड मैक्रो बेंडिंग लॉसेस। देखो भाई, जो ये ऑप्टिकल फाइबर है ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जनरली यूज किया जाता है। तो जब आप अपने तार को बिछाते हो तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि उस तार में कोई डेंट ना पड़े, वो कहीं से दबे ना, या कोई कॉर्नर ना आए जहां से आपको फाइबर को बेंड करना पड़े। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द बेंडिंग इंटेंसिटी 2 तरह के लॉसेस पाए गए, माइक्रो बेंडिंग एंड मैक्रो बेंडिंग लॉसेस। तो मैक्रो बेंडिंग मतलब ज्यादा बेंड होना, कि एक कॉर्नर से ही पूरा बेंड हो गया, तो जाहिर सी बात है इसमें लॉस भी ज्यादा होगा। और माइक्रो बेंडिंग लॉस जब आपके फाइबर में जरा सा कुछ प्रेशर की वजह से कुछ हल्का सा बेंड आ गया या कुछ आ गया, दैट इज माइक्रो बेंडिंग, स्मॉल स्केल बेंडिंग। डिस्पर्जन, डिस्पर्जन क्या होता है, देयर आर 3 मेन रीजंस फॉर डिस्पर्जन इन फाइबर। पहला है आपका इंटरमोडल डिस्पर्जन। तो इंटरमोडल डिस्पर्जन तो वही है जो मैंने आपको बताया था,
जो डिफरेंट पाथ की वजह से होता है ना। तो जो आपकी कोर है अगर वो डिफरेंट पाथ प्रोवाइड कर रही है तो देखो जो लाइट वेव सीधा रास्ता लेगी वो जल्दी पहुंच जाएगी एंड पे, जो लाइट वेव ये वाला रास्ता लेगी वो देर से पहुंचेगी, जो ये वाला रास्ता लेगी वो भी देर से पहुंचेगी। तो डेस्टिनेशन पे हर एक लाइट वेव सेम टाइम पे नहीं पहुंच रही बिकॉज ऑफ मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल, ठीक है ना। उसकी वजह से जो डिस्पर्जन हो रहा है पल्स में, जो लॉस सिग्नल जो लॉस हो रहा है दैट इज कॉल्ड इंटरमोडल डिस्पर्जन और मल्टीमोड डिस्पर्जन, ठीक है। इंट्रामोडल डिस्पर्जन क्या है? इंट्रामोडल डिस्पर्जन क्यों होता है? बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज नॉट यूनिफॉर्म। कहने का क्या मतलब है कि आपका जो कोर है, जब हम कोर के अंदर ट्रैवल करते हैं, लाइट जब कोर के अंदर ट्रैवल करती है तो उसको डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आपका कोर मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है, वेरी करता है, सेम नहीं रहता, यूनिफॉर्म नहीं रहता, ठीक है। तो उसकी वजह से भी आपके लाइट वेव में लॉसेस होते हैं एंड दोज लॉसेस आर कॉल्ड इंट्रामोडल डिस्पर्जन और मटेरियल डिस्पर्जन। फाइनली आता है आपका वेवगाइड डिस्पर्जन। तो वेवगाइड डिस्पर्जन जो है दैट अराइजेस ड्यू टू द फाइबर डिजाइन लाइक कोर ऑफ रेडियस ऑफ कोर, मतलब जो आपका कोर है उसके रेडियस की वजह से जो वेवगाइड डिस्पर्जन लॉसेस होते हैं। और हम जानते हैं इनका रिलेशनशिप वी नंबर से है। वी नंबर हमने पीछे पढ़ लिया, वी नंबर इज इक्वल टू 2πa अपॉन लैम्डा इंटू न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। तो दीज आर वेवगाइड डिस्पर्जन लॉसेस। एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर आप लोग सभी जानते हैं, कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर्स का काफी महत्वपूर्ण रोल है। दे आर यूज्ड एज मीडियम फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, ठीक है, क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। तो बंडल्स के बंडल्स कभी आपने अपने आसपास देखे भी होंगे कि ऑप्टिकल फाइबर बिछ रहा है, ठीक है ना, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। ऑप्टिकल सेंसर्स, इसके अलावा जो एक और मेजर कैटेगरी है इसकी एप्लीकेशन की वो क्या है? ऑप्टिकल सेंसर्स। दे आर यूज्ड टू मेजर स्ट्रेन, टेम्परेचर, प्रेशर, हाइड्रोफोन, सीस्मिक सोनार। तो इस तरह से सेंसर्स में भी ऑप्टिकल फाइबर्स का यूसेज काफी ज्यादा है। थर्ड इंपॉर्टेंट कैटेगरी है मेडिकल फील्ड। तो मेडिकल फील्ड में भी ऑप्टिकल फाइबर्स का यूसेज काफी ज्यादा होता है और कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर्स होते हैं जहां पे ऑप्टिकल फाइबर आपके काफी यूजफुल होते हैं, सच एज एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी जो एक प्रोसेस होता है मेडिकल प्रोसेस, इसमें हम ऑप्टिकल फाइबर्स का सहारा लेते हैं। आगे मैंने आप लोगों के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स फ्रेम कर दिए हैं और ये न्यूमेरिकल बिल्कुल डायरेक्ट है। इनका सोल्यूशन हिंट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है और आंसर की भी है साथ में, ठीक है। सो योर जॉब इज टू प्रैक्टिस दीज न्यूमेरिकल्स। हिंट पूरा, सोल्यूशन पूरा आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है जो आपको नोट्स में मिल जाएगा। These are the type of numericals which can be asked in your फाइनल ईयर AKTU एग्जामिनेशन, ठीक है ना। और उसी के बेसिस पे ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न है। तो आप इनको जब आप ये न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे वन बाय वन, यू विल सी कि ये वाले सारे न्यूमेरिकल्स ही आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज लेजर। तो लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो उसका जो पूरा वर्किंग प्रिंसिपल है वो केवल इसका जो फुल फॉर्म हमें यहाँ दिखाई दे रहा है उसी के अंदर है। और जब हम इसको स्टडी करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इसका ये पर्टिकुलर नेम क्यों रखा गया और इसके जो फुल फॉर्म ये जो हम देख पा रहे हैं इसका क्या मतलब है, इससे ये इसकी वर्किंग से कैसे रिलेट होता है, ठीक है। सो दिस फिनोमिना इट इज बेस्ड अपॉन द एक्शन ऑफ लेजर इज बेस्ड अपॉन द फिनोमिना ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। अब ये स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। इट वॉज गिवन बाय द कंसेप्ट वॉज गिवन बाय आइंस्टाइन इन 1917 एंड इन 1954। बिफोर दैट जब आइंस्टाइन ने ये कंसेप्ट दिया लेजर का, उससे काफी पहले मेजर करके 1954 में एक डिवाइस, एक कंसेप्ट ऑलरेडी प्रपोज हो चुका था एंड इट वाज द डिवाइस दैट वाज यूज्ड टू एम्प्लीफाई द माइक्रोवेव्स। ओके, सो मेजर इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर विजिबल रेंज इन 1958 में ये आया। आफ्टर दैट 1960 में हमारा पहला लेजर आया जिसको हमने रूबी लेजर कहा। तो रूबी लेजर भी आपके सिलेबस में है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे।
नेक्स्ट आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर। तो लेजर की क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखिए। सबसे पहली इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कोहेरेंस। कोहेरेंस का क्या मतलब है कि जितनी भी लाइट वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो सेम फेज में है। ओके, द लेजर बीम इज कंप्लीटली कोहेरेंट ड्यू टू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और ये कोहेरेंस जो प्रॉपर्टी है ये आई किस वजह से, ये इस वजह से आई क्योंकि जो आपका लेजर का एक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मोनोक्रोमेटिसिटी। तो मोनोक्रोमैटिक होने का क्या मतलब है, मोनोक्रोमैटिक होने का मतलब है, आप लोगों ने देखा भी है लेजर लाइट जैसे ही आप ऑन करते हो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एंगुलर स्प्रेड उसका बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो एंगुलर स्प्रेड बहुत कम रखते हुए एक सीधी दिशा में एक स्ट्रेट आपको लाइन ऑफ साइट पाथ दिखाई देता है, ठीक है। सो मोनोक्रोमैटिसिटी बिकॉज द एमिटेड लाइट इज इन अ नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड। जो हमारी एमिटेड लाइट होती है उसका जो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है वो काफी नैरो होता है, कम होता है, सो दैट द स्प्रेड ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू आर्मस्ट्रॉन्ग्स। और जो एंगुलर स्प्रेड है वो भी काफी कम। एंगुलर स्प्रेड का क्या मतलब, जैसे कि आप लेजर देखते हो डिवाइस तो उसकी जो लाइट बीम जाती है सीधी जाती है ऐसे, दैट मीन्स उसका एंगुलर स्प्रेड कम है। हाउएवर अगर आप एलईडी की बात करो तो एलईडी का एंगुलर स्प्रेड ज्यादा है क्योंकि उसकी जो लाइट है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में फ्लो कर रही है, डिफरेंट डायरेक्शंस में आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है, यूनिडायरेक्शनल मतलब आपका जो लेजर बीम है दैट रेडिएट्स लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन। तो कुछ इस तरीका की इन सेम फेज, नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी, ओके, एंगुलर स्प्रेड बहुत कम जिसे हम मोनोक्रोमैटिसिटी कहते हैं, एंड यूनिडायरेक्शनल सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। सो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर। नेक्स्ट इज द हाई इंटेंसिटी। तो जो लाइट आपका लेजर प्रोड्यूस करता है दैट इज वेरी हाई इंटेंसिटी लाइट, ठीक है ना। तो इसकी जो इंटेंसिटी है दैट इज इक्वल टू द पावर ऑफ सोर्स P डिवाइडेड बाय 4πr², ठीक है। R क्या है, द डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे आपका सोर्स है। ब्राइटनेस, जो ब्राइटनेस हमको मिलती है लेजर से दैट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी सोर्सेज ऑफ लाइट, और उसका फॉर्मूला होता है ब्राइटनेस इज इक्वल टू पावर ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इनटू सॉलिड एंगल। नेक्स्ट देखें एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। तो अगर हम ये दो लेवल्स कंसीडर करें E1 एंड E2, ठीक है। मान लीजिए कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज इन द ग्राउंड स्टेट। नाउ इफ एन एटम इज इन द ग्राउंड स्टेट, अगर आपका एटम ग्राउंड स्टेट में है E1 स्टेट पे, दिस E1 स्टेट इज द ग्राउंड स्टेट, E1 इज द ग्राउंड स्टेट एंड योर E2 इज द एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो अगर आपका एटम ग्राउंड स्टेट पे है तो हायर एनर्जी लेवल E2 पे मूव करने के लिए क्या चाहिए होगा, उसे कुछ सोर्स चाहिए होगा। इफ एन एक्सटर्नल ट्रिगर इज गिवन, किसी एक्सटर्नल ट्रिगर क्या होगा, फोटोन ऑफ लाइट। तो लाइट अगर आपने उस पर फॉल कराई तो उसकी वजह से उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, E2 माइनस E1 के बराबर एनर्जी का। अगर आपने इस पे फोटोन फॉल किया तो ये जो एटम है इट विल गेट एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी स्टेट E2, और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। द फोटोन विल बी एब्जॉर्ब्ड, जो फोटोन आ रहा है यहाँ से ये एब्जॉर्ब कब होगा, ओनली इफ इट्स एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी बिटवीन द टू डिफरेंट स्टेट्स। अगर इस फोटोन की एनर्जी h nu will be equal to E2 minus E1, then only this photon will be absorbed, and after the absorption the atom की जो एनर्जी है that will be increased and that will be excited to, the atom will be excited to higher energy level E2, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। So there is a probability of moving from state 1 to state 2, जिसको हम डिनोट करते हैं P12 से, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 कितनी हुई, B12 इंटू UV। तो B12 यहाँ पे क्या है, दिस इज आइंस्टाइन कोफिशिएंट, दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, आइंस्टाइन कोफिशिएंट कहते हैं।
नेक्स्ट टर्म आई हमारी स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो देखो यहाँ पे तीन मेजर टर्म्स हैं जो आप पढ़ोगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन अभी आपने पढ़ लिया। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन क्या था कि एटम ग्राउंड स्टेट पे है, लोअर एनर्जी लेवल पे E1 पे है, उसने एक फोटोन एब्जॉर्ब किया जिसकी एनर्जी दोनों स्टेट के डिफरेंस के बराबर थी और वो एक्साइट हो गया हायर एनर्जी लेवल पे, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। सेकेंड जो पॉइंट है वो आता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन क्या है, जब मेरा एटम यहाँ पहुंच गया था, ठीक है, व्हेन इट इज हियर, तो इसका जो स्टे टाइम होता है, जो इसके रुकने का समय होता है इस हायर एनर्जी लेवल पे, हायर एनर्जी स्टेट पे, वो कितना होता है, इट इज ओनली 10 raised to the power -8 सेकेंड्स। और 10 raised to the power -8 सेकेंड्स जैसे ही ये समय पूरा होता है, दिस एटम अगेन gets re-excited from higher energy level to its original state। तो ये अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है और जब ये अपने ओरिजिनल स्टेट पे ट्रांजिशन करता है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है दैट गेट्स अगेन रिलीज इन द फॉर्म ऑफ अ लाइट और फोटोन ऑफ एनर्जी E2 - E1। ठीक है, तो अगर ये जो पूरा प्रोसेस है अगर ये खुद ब खुद हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस, इट इज बाय नेचर, नेचुरल। आपका इसमें कोई मैनुअल कुछ अभी आपने इसमें नहीं किया, आपने इसमें को डेलिबरेटली नहीं किया है, इसको आपने जानबूझ के नहीं किया है, ये नेचुरली इवेंट अकर हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। और क्योंकि एमिशन ऑफ रेडिएशन है तो वो कहां से कहां होगा, 2 to 1 जाएगा, स्टेट 2 to 1 अब आपका एटम जा रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, दिस इज इक्वल टू A21। अगेन A21 इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच इज एन आइंस्टाइन कांस्टेंट इसे भी कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्म आती है हमारे पास वो आती है, सॉरी अभी स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन ही देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम 1 to 2 इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डेंसिटी। ये इक्वेशन हमने पीछे देख ली कि जो एब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी है P12 वो क्या है, B12 which is a proportionality constant also called as Einstein coefficient। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया था एब्जॉर्प्शन में। फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन P21 स्पॉन्टेनियस इज इक्वल टू A21। ठीक है, अगेन A21 इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो ये वाली चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पिछली स्लाइड्स में बता दी हैं। तो हमारा नेक्स्ट और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अब वो आता है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है यही बेसिक प्रिंसिपल है बिहाइंड द लेजर एक्शन। ठीक है, तो जो लेजर लाइट हमको मिलती है वो इसी एक्शन की वजह से मिलती है। स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन क्या था, जो नेचुरली हो रहा था आफ्टर 10 power -8 सेकेंड्स। स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन क्या है, जब हम एमिशन की जो टाइम है उसको बढ़ा देते हैं तो हमें मिलता है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेजर, क्योंकि हमें लेजर के नाम में ही मिल रहा है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो देखते हैं क्या है, देखो एब्जॉर्प्शन हुआ था, यहां से यहां आपका एटम पहुंचा था E1 से E2 पे। अब मान लीजिए कि आपका जो ये एटम यहाँ पे है, आप इसको फिर से एक फोटोन दे रहे हो ऑफ एनर्जी E2 - E1, तो क्या होगा, ये जो एटम है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा और डिस्टर्ब होने के बाद ये अपनी ग्राउंड स्टेट पे फॉल करेगा, बट दिस टाइम इट विल एमिट 2 photons हैविंग एनर्जी E2 - E1। कैसे 2 फोटोन कैसे इसमें एमिट किए, देखो जब ये ग्राउंड स्टेट से एब्जॉर्ब होकर ऊपर पहुंचा था तब इसने एक फोटोन एब्जॉर्ब कर रखा था ऑलरेडी ऑफ एनर्जी E2 - E1। फिर हमने डेलिबरेटली हमने एक्सटर्नली इसको एक फोटोन इसके ऊपर डाला जिसकी एनर्जी थी E2 - E1, इसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ये एक्साइट हो गया, फिर से वापस नीचे आ गया और इसने 2 फोटोन्स फिर यहाँ पे एमिट किए, ये वाला जो अभी अभी आपने दिया और प्रीवियस वाला जिसको एब्जॉर्ब करके ये ऊपर पहुंचा था। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ये जो 2 फोटोन्स एमिट हुए ये क्या होते हैं, दे आर ऑफ सेम एनर्जी, दे आर कोहेरेंट इन नेचर, दे आर इन सेम फेज। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको लेजिंग एक्शन यहाँ पे मिलता है। और ऐसे 2 नहीं, ऐसे मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ फोटोन्स होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में मोनोक्रोमैटिकली फ्लो करते हैं, कोहेरेंट इन नेचर होते हैं।
तो 2 से 1 तक आने के लिए जो स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम डिनोट करेंगे P21 स्टिमुलेटेड से, and this is equal to B21 into UV. Again B21 is the Einstein coefficient for stimulated emission of radiation. ठीक है, तो देखो हमने क्या क्या टर्म पढ़ी, ये वाली P12 is equal to B12 into UV, ये थी हमारी एब्जॉर्प्शन बता रही है ये फ्रॉम स्टेट 1 to 2, 1 से 2 पे हमारा एब्जॉर्प्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। फिर 2 to 1 आने पे एक हमारा प्रोसेस था स्पॉन्टेनियस जो नेचुरल था, जिसमें हमने कुछ भी एक्स्ट्रा ट्रिगर बाहर से नहीं लगाया था, ठीक है, दैट वाज इक्वल टू A21। एंड P21 स्टिमुलेटेड जो हमने अभी अभी पढ़ा, स्टिमुलेटेड में हमने क्या किया, बाहर से एक फोटोन डाला फिर से हायर एनर्जी लेवल पे, और एटम मेरा नीचे आ गया और उसने 2 फोटोन एमिट किए सेम एनर्जी के, ठीक है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी क्या है, P21 इज इक्वल टू B21 इंटू UV, ठीक है। तो ये आपके पास 3 फॉर्मूले यहां से आ जाते हैं। नाउ द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट 2 to 1 आने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, P21 टोटल, दिस इज P21 टोटल, दिस विल बी इक्वल टू स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन A21 प्लस स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन दैट इज B21 इंटू UV। तो देख लें कि स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड में क्या फर्क होता है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं। तो स्पॉन्टेनियस के केस में जो ट्रांजिशन पैटर्न होता है वो क्या है, ये नेचुरली होता है, हम इसमें कोई एक्सटर्नल ट्रिगर नहीं लगा रहे, ये बाय नेचर ये होता है। लेकिन स्टिमुलेटेड एमिशन जो है दैट इज ट्रिगर्ड विद द हेल्प ऑफ फोटोन ऑफ लाइट, इसमें आप बाहर से एक फोटोन ऑफ लाइट डाल रहे हो जिसकी वजह से ट्रांजिशन आपका ट्रिगर हो रहा है। कोहेरेंस की बात करें तो स्पॉन्टेनियस एमिशन से हमें इनकोहेरेंट लाइट मिलती है, वेयर स्टिमुलेटेड एमिशन से हमें कोहेरेंट लाइट मिलेगी। इंटेंसिटी स्पॉन्टेनियस एमिशन में जो लाइट एमिट होती है उसकी इंटेंसिटी लो है, वेयर स्टिमुलेटेड एमिशन में जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसकी इंटेंसिटी काफी हाई हो जाती है, ठीक है। स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पॉन्टेनियस एमिशन का ब्रॉड स्पेक्ट्रम रहता है और स्टिमुलेटेड एमिशन में जो स्पेक्ट्रम है दैट इज नैरो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये स्टिमुलेटेड एमिशन है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लेजर लाइट, ये लेजिंग एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है लेजर एक्शन का, मतलब जो लेजर के थ्रू हमें लाइट मिल रही है, जो लाइट लेजर के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, उसके होने के पीछे 3 मेन कंपोनेंट छुपे हैं, ठीक है। पहला है एक्टिव सिस्टम, दूसरा है पॉपुलेशन इन्वर्जन, तीसरा है पंपिंग, ठीक है। तो इनको हम 1 by 1 पढ़ेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले एक्टिव सिस्टम, एन एक्टिव सिस्टम इज वेयर द पॉपुलेशन इन्वर्जन कैन बी अचीव्ड by increasing more number of atoms in the excited state than in the ground state। देखो भाई, लेजर एक्शन के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि जो मेरी हायर एनर्जी लेवल है E2, इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू माय नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। देखो ग्राउंड स्टेट क्या है, E1, तो E1 में कुछ नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उनको हमने माना N1। फिर है हमारी एनर्जी स्टेट E2 में कुछ नंबर ऑफ एटम्स होंगे जो कि हमने लिखा N2। Let us assume that this is N2। अब नेचुरली क्या होता है, नेचुरली जो मेरे एटम्स होते हैं वो एक स्टेबल स्टेट में रहना चाहते हैं, ठीक है ना, वो ग्राउंड स्टेट में रहना चाहते हैं। तो नेचुरली व्हाट हैपेंस इज N1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन N2। लेकिन लेजर एक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, फॉर लेजर एक्शन वी वांट दैट द N2 नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन N1, ठीक है। तो लेजर एक्शन के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, दैट N2 शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन N1। तो जब N2 ग्रेटर देन N1 हो जाएगा तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन, मतलब जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी उसका इनवर्स, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन होती है दिस इज द मेन रिक्वायरमेंट फॉर लेजर एक्शन। और वो सिस्टम जो इस पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर लेता है या इस पॉपुलेशन इन्वर्जन को एग्जिबिट करता है, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एक्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो 2 टर्म आपकी क्लियर हो गई, एक्टिव सिस्टम एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन। When number of atoms in the metastable state is higher than the lower energy level, then stimulated emission is prompted, ठीक है। तो क्या है बेसिकली, जब आपके हायर एनर्जी लेवल में, मतलब N2 जब आपका N1 से काफी बड़ा हो जाएगा, उसी स्टेट में आपका स्टिमुलेटेड एमिशन शुरू हो सकता है,
नाउ इफ माय एटम इज हेयर विच इज कॉल्ड मेटास्टेबल स्टेट, जिस स्टेट पे आपका एटम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होती है उसको हम कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है, बिकॉज हेयर द एटम इज नॉट स्टेबल, इट विल फॉल डाउन। तो यहाँ पे हमने इसको फोटोन प्रोवाइड किया, ये एटम नीचे आया और इसने फोटोन्स वापस एमिट कर दिए, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड एंड हाईली इंटेंस एंड यूनिडायरेक्शनल मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लेजर लाइट इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात देखो, जो हमने पढ़ा था स्पॉन्टेनियस एमिशन, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन में हमने पढ़ा था कि जो ये एटम है ये अपने एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है, उसके बाद ये नीचे फॉल कर जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करनी है तो हमें इस टाइम को बढ़ाना पड़ता है। इस टाइम को बढ़ा करके हम क्या करते हैं, इस टाइम को बढ़ा करके हम 10⁻³ सेकंड पे ले आते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली देखो 10⁻⁸ एक बहुत छोटी वैल्यू है और 10⁻³ जो है ये काफी बड़ी वैल्यू है एज कंपेयर टू 10⁻⁸। अग्री करेंगे आप, क्योंकि ये पावर माइनस में जा रही है, ठीक है ना। तो जब हम एटम्स का हायर एनर्जी स्टेट पे रुकने का समय बढ़ा देते हैं, 10⁻⁸ से 10⁻³ सेकंड कर देते हैं, तो उस स्टेट को हम कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है। और इसी कंडीशन में जब हम उसका समय बढ़ा दें ऊपर रुकने का, तभी हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर सकते हैं और तभी हमें लेजर एक्शन मिल सकता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन फिर से देख लेते हैं एक बार फिर, क्या है इसका पूरा जिस्ट। Population inversion is necessary phenomena for the working of laser in which population of atoms in the upper energy state, in which N2 number of atoms in the upper energy state should be more than ground state N1, मतलब N2 must be very greater than N1, ठीक है। Normally the atoms are available in the ground state, हमें पता है normally atoms कहाँ होते हैं, ground state में, E1 state में होते हैं, ठीक है। When these atoms are given energy by any means, they excite to higher energy state and stay there for a short period of 10⁻⁸ सेकंड। अब हमने ये भी पढ़ लिया था कि जब इस एटम को यहाँ से कुछ फोटोन मिलता है, एनर्जी मिलती है, तो ये हायर एनर्जी स्टेट पे एक्साइट होता है, लेकिन यहाँ पे इसके रुकने का समय कितना है, केवल 10⁻⁸ सेकंड है। The excited atom then go back to lower metastable state। तो हमने क्या किया, इस हायर एनर्जी स्टेट एक्साइटेड स्टेट के नीचे जस्ट बिलो एक मेटास्टेबल स्टेट क्रिएट की, दिस इज कॉल्ड मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है। और इस मेटास्टेबल स्टेट पे जो मेरा एटम है वो तुरंत यहाँ पे फॉल कर जाता है और यहाँ इसके रुकने का जो समय है वो क्या है, बढ़ा दिया हमने, 10⁻³ सेकंड कर दिया। तो सूनर और लेटर क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ के जो सारे एटम्स हैं वो एनर्जी लेते हुए ऊपर आएंगे, ऊपर से मेटास्टेबल स्टेट पे पहुंचेंगे और मेटास्टेबल स्टेट पे वो कुछ समय तक रुकेंगे, है ना। तो जब वो मेटास्टेबल स्टेट पे कुछ समय के लिए ठहर जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी दैट N2 विल बी ग्रेटर देन N1, कि मेटास्टेबल स्टेट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं दे बिकम ग्रेटर देन द एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट हियर इन द ग्राउंड स्टेट, और आपकी जो पॉपुलेशन इन्वर्जन वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। This process is continued and the number of atoms in the metastable state increase। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके मेटास्टेबल स्टेट की नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे और एक पॉइंट आएगा जब N2 will be greater than N1, ठीक है। The stimulated emission takes place from the metastable state। अब जब पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गई तो मेटास्टेबल स्टेट के जो एटम्स हैं they will make a transition to the ground state back and they will produce the lasing action। यहाँ पे हम कराएंगे stimulated emission of radiation। The population inversion is to increase the probability of stimulated emission। तो बेसिकली पॉपुलेशन इन्वर्जन है क्या, एक ऐसा फिनोमिना जिससे हम स्टिमुलेटेड एमिशन होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको बढ़ावा देते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम्स इन द हायर एनर्जी स्टेट N2 मस्ट बी मेड ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एटम्स इन द लोअर एनर्जी स्टेट दैट इज N1। ओके, नाउ द सिस्टम वेयर पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड, ऐसा सिस्टम जहां पे आपने पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन को पा लिया, आपने वो करके दिखा दिया, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एक्टिव सिस्टम, ठीक है। और पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के जो तरीके होते हैं, जो टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करते हैं,
दीज टेक्निक्स आर कॉल्ड पंपिंग टेक्निक्स। ठीक है, एक और छोटा सा फॉर्मूला है यहाँ पे, इफ N1 एंड N2 आर द नंबर ऑफ एटम्स इन एनर्जी स्टेट्स E1 एंड E2, देन द रिलेटिव पॉपुलेशन इन्वर्जन इन टू स्टेट्स इज N2 अपॉन N1 को आप इस फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हो, E पावर माइनस E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय KT, जहां पे आप जानते हैं कि K आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो तीन हमारे जो टर्म्स थे जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी कि लेजर के लिए ये तीन टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो वो तीनों ही टर्म्स अब आपके सामने खुल गए। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, एक्टिव सिस्टम क्या है और पंपिंग क्या है। ठीक है ना, पॉपुलेशन इन्वर्जन मतलब N2 विल बी ग्रेटर देन, शुड बी ग्रेटर देन N1। जो सिस्टम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर लेते हैं उनको कहते हैं एक्टिव सिस्टम। और पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे अचीव होती है, थ्रू पंपिंग टेक्निक्स। ठीक है ना, अब ये जो पंपिंग का प्रोसेस है, ये 3-4 तरीके की पंपिंग होती है, तो इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। द प्रोसेस बाय विच वी कैन रेज एटम्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट इज नोन एज पंपिंग। मतलब वही कि पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए हमें जो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है दैट इज कॉल्ड पंपिंग। तो पहले टाइप की पंपिंग है ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग का मतलब क्या है, जब आप लाइट एनर्जी यूज करके, दैट मीन्स फोटोन्स का यूज करके अपने ग्राउंड स्टेट के एटम्स को एक्साइट कर रहे हो हायर एनर्जी स्टेट में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑप्टिकल पंपिंग एंड दिस फिनोमिना इज यूज्ड इन रूबी लेजर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल पंपिंग। इलेक्ट्रिकल पंपिंग में आप क्या करते हैं, गैस इज आयोनाइज्ड बाय मींस ऑफ सुटेबल पोटेंशियल डिफरेंस एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक्सेलरेट द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इस तरह की जो पंपिंग है ये आपकी पाई जाती है गैस लेजर्स में, लाइक हीलियम नियॉन लेजर। नेक्स्ट इज डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पंपिंग। डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पंपिंग इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इस तरह की जो पंपिंग होती है वो सेमीकंडक्टर लेजर्स में पाई जाती है, फॉर एग्जांपल GaAs, गैलियम आर्सेनाइड लेजर। केमिकल पंपिंग। केमिकल पंपिंग में आप क्या करते हो, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करते हो एंड दिस टाइप ऑफ पंपिंग इज फाउंड इन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेजर्स। आपके यूपीटीयू के क्वेश्चंस, सॉरी AKTU के क्वेश्चंस, फॉर्मरली नोन एज यूपीटीयू। सो AKTU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख सकते हो। तो जो भी टॉपिक अभी तक हमने लेजर के कवर किए हैं, वेदर इट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन, पंपिंग, सारे ही टॉपिक आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ लेजर। तो जो लेवल्स ऑफ लेजर होते हैं उनको हम 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं, 2 लेवल लेजर सिस्टम, 3 लेवल लेजर सिस्टम एंड 4 लेवल लेजर सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, ये 2 लेवल लेजर सिस्टम है। 2 लेवल का मतलब केवल 2 ही लेवल होंगे, कौन कौन से, पहला लेवल E1 और दूसरा लेवल हो गया आपका E2। ठीक है, यहाँ पे N1 यहाँ पे है, N2 यहाँ पे है, बीच की कोई स्टेट नहीं है। तो क्या होगा, आपका एटम, फोटोन आया, एटम ने एब्जॉर्ब किया, हाई एनर्जी पे एक्साइट हुआ, हायर पे 10⁻⁸ सेकंड के लिए रुका, नीचे फॉल कर गया। तो क्या लेजिंग एक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन ही नहीं होती किसमें, 2 लेवल सिस्टम में। देखिए 2 लेवल सिस्टम की बात अगर हम करें तो टू अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन N2 मस्ट बी ग्रेटर देन N1, ये कंडीशन हमको चाहिए। और हमें पता है कि ये जो पॉपुलेशन इन्वर्जन वाली कंडीशन है ये हमें कैसे मिल सकती है, केवल मेटास्टेबल स्टेट के थ्रू मिल सकती है। ठीक है ना, मेटास्टेबल स्टेट कौन सी होती है, जिस स्टेट में एटम के रुकने का जो टाइम होता है उसको हम बढ़ा करके 10⁻³ सेकेंड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे पास केवल 2 ही स्टेट है तो क्या होगा, ग्राउंड लेवल पे ये जो एटम्स हैं दे विल एब्जॉर्ब एनर्जी, विल गेट एक्साइटेड, स्टे हियर फॉर 10⁻⁸ सेकेंड एंड दे विल फॉल बैक विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ लेजिंग एक्शन। ठीक है, सो पॉपुलेशन इन्वर्जन कैन नॉट बी अचीव्ड एंड लेजर एक्शन कैन नॉट बी अचीव्ड फॉर 2 लेवल लेजर सिस्टम्स। उसके बाद 3 लेवल लेजर सिस्टम पे हम आए। इन दिस देयर आर 3 लेवल्स, E1, E2 एंड E3। ठीक है, और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन क्या है, N1, N2 एंड N3।
नाउ आपका जो यहाँ पे एटम है, इसने फोटोन एब्जॉर्ब किया, ये यहाँ पहुंचा एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में ये 10⁻⁸ सेकेंड्स के लिए रुका, फिर ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के थ्रू, नॉन रेडिएटिव मतलब जब ये यहां से यहां ट्रांजिट हुआ तो कोई रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं हुई, कोई लाइट एमिट नहीं हुई, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। ठीक है, तो 10⁻⁸ सेकेंड यहाँ बिताने के बाद ये मेटास्टेबल स्टेट में आ गया। मेटास्टेबल स्टेट वो स्टेट होती है जहां पे हम इस एटम के रुकने के समय को बढ़ा चुके हैं, 10⁻³ सेकेंड्स कर चुके हैं, तो ये 10⁻³ सेकेंड तक यहाँ रुकेगा, फिर फाइनली ये अपने ग्राउंड स्टेट पे वापस फॉल करेगा। और जब ये मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट आएगा तो हमें मिलेगी क्या, लेजर आउटपुट। ठीक है, देन दिस इज द लेजिंग ट्रांजिशन, वो ट्रांजिशन जिसमें लेजर आउटपुट मिल रहा हो दैट इज कॉल्ड लेजिंग ट्रांजिशन, और वो ट्रांजिशन जिसमें हमें कोई लाइट एमिशन ना मिल रहा हो दैट इज कॉल्ड नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। ठीक है, तो बेसिकली आपके 3 ट्रांजिशन हो रहे हैं इसमें। अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखेंगे तो यहाँ पे आपके 3 ट्रांजिशन हो रहे हैं। पहला हो रहा है आपका पंपिंग ट्रांजिशन, दूसरा कलर ले लेती हूं मैं। फर्स्ट हो रहा है आपका पंपिंग ट्रांजिशन। पंपिंग ट्रांजिशन कौन सा वाला है, ये वाला, नंबर 1, व्हेन योर एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू दिस स्टेट। ट्रांजिशन नंबर 2 इज योर नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन नंबर 2 which is from here to here. फिर थर्ड ट्रांजिशन इज योर लेजिंग ट्रांजिशन which is from this state to this state, और ये जो थर्ड ट्रांजिशन है आपका लेजिंग ट्रांजिशन, इसमें आपको लेजर आउटपुट मिल जा रही है। ठीक है, दैट मीन्स जो हमारा 3 लेवल लेजर सिस्टम होता है इसमें हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर सकते हैं और यहाँ पे हम लेजर आउटपुट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यही सारी थ्योरी यहाँ पे आपको मेंशन है जो मैंने अभी आपको डायग्रामेटिकली समझाई। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रॉब्लम होती है 3 लेवल लेजर सिस्टम के साथ, इट इज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस पॉपुलेशन इन्वर्जन बिकॉज इट रिक्वायर्स वेरी हाई पंपिंग पावर। ठीक है, तो जब हम 2 लेवल लेजर सिस्टम से 3 लेवल लेजर सिस्टम पे आए तो हमने ये देखा कि ओके, लेजिंग एक्शन तो हमने को मिल गया, जो लेजर की रिक्वायरमेंट थी वो तो सेटिस्फाई हो गई, हमें लेजिंग एक्शन भी मिल गया, लेकिन लेजर का एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए और वी कैन से कि पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करने के लिए हमें बहुत हाई पंपिंग पावर का इस्तेमाल करना पड़ा। ठीक है, तो रूबी लेजर इज एन एग्जांपल ऑफ 3 लेवल लेजर सिस्टम। रूबी लेजर इसका एग्जांपल होता है। नेक्स्ट फाइनली वी मूव टू 4 लेवल लेजर सिस्टम। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है 4 लेवल लेजर सिस्टम, इसमें 4 लेवल हो गए हमारे। E1 जिसकी पॉपुलेशन है N1, E2 जिसपे नंबर ऑफ एटम्स है N2, E3 जिसपे नंबर ऑफ एटम्स है N3 एंड E4 जिसपे पॉपुलेशन है N4। ठीक है, और क्योंकि 4 स्टेट है तो ट्रांजिशन भी 4 ही होंगी। ठीक है ना, देखो पहली ट्रांजिशन फ्रॉम दिस ग्राउंड स्टेट E1 टू E4, पहली ट्रांजिशन फ्रॉम E1 टू E4 विच इज कॉल्ड पंपिंग ट्रांजिशन। ठीक है ना, जो हम पंपिंग के थ्रू अचीव कर रहे हैं। दूसरी ट्रांजिशन नंबर 2 फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू E3 स्टेट, फ्रॉम E4 टू E3 विच इज अ नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। नॉन रेडिएटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई लाइट एमिट नहीं हो रही, कोई लाइट प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा। थर्ड ट्रांजिशन फ्रॉम E3 टू E2, तो ये जो बीच वाला जो कैप हमने ले लिया, दिस इज माय लेजिंग ट्रांजिशन। ठीक है, फ्रॉम E3 टू E2 इज द लेजिंग ट्रांजिशन जिससे आपको लेजर आउटपुट मिल रही है। एंड फाइनली फोर्थ इज फ्रॉम E2 टू E1 बैक विच इज अगेन अ नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। ठीक है, फोर्थ वन जो ये वाली होगी ये भी आपकी नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन रहेगी। तो ऐसा पाया गया कि जो आपके 4 लेवल लेजर सिस्टम्स थे दे वर मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू 3 लेवल लेजर सिस्टम्स। हीलियम नियॉन लेजर and anti-gag laser are the examples of 4 level laser systems. The advantage of these systems is wideness of excited band and narrowness of metastable band which is required for a better lasing action. ठीक है, हमें एक अच्छे लेजिंग एक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जो मेरा मेटास्टेबल बैंड है वो कम हो, नैरो हो। तो मेटास्टेबल बैंड को नैरो करने के लिए हमने 2 मेटास्टेबल स्टेट्स चूज कर ली यहाँ पे। ठीक है ना, नेक्स्ट इज आपके सिलेबस में है रूबी लेजर। तो रूबी लेजर क्या है, उसका थोड़ा सा थ्योरी है। 1960 में रूबी लेजर डेवलप किया गया एंड इट इज रूबी जो है, रूबी क्या है,
Ruby is basically a crystal of aluminium oxide Al2O3 and it is doped with a small amount of chromium oxide Cr2O3. Chromium ions are the active material in Ruby and pink color of the crystal is obtained is responsible for the lasing action. Ruby laser जो है वो आपका वो ऑपरेट करता है in a beam of wavelength 6943 angstrongs. ये है आपका रूबी लेजर का कंस्ट्रक्शन. तो रूबी लेजर में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये जो आपको सिलेंड्रिकल शेप की रॉड दिखाई दे रही है बीच में मोटी सी, जो मोटा सा सिलेंडर दिखाई दे रहा है दैट इज रूबी रॉड. ठीक है, उसके आसपास आपको कुछ हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, हेलिक्स, जिसे हम कहते हैं जिनॉन फ्लैश लैम्प. ठीक है, तो इन दिस लेजर देयर इज अ रूबी रॉड इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंड्रिकल रॉड. जो बीच में मोटी सी सिलेंड्रिकल रॉड दिखाई दे रही है दैट इज रूबी रॉड, रूबी की बनी हुई है. वन ऑफ द एंड इज कंप्लीटली सिल्वर्ड एंड द अदर इज पार्शली सिल्वर्ड. तो ये जो एंड है इसके, एक एंड ये वाला, एक एंड ये वाला, इस पे हाई कोटिंग करी गई है एक एंड पे सिल्वर की एंड द अदर एंड इज ओनली पार्शियली सिल्वर्ड. द रूबी रॉड इज सराउंडेड बाय हेलिकल ज़ेनन फ्लैश ट्यूब. तो ये जो रूबी रॉड है इसके आसपास हमने एक हेलिकल ज़ेनन फ्लैश ट्यूब लगाई है. किस लिए लगाई है? पंपिंग के लिए. तो यहाँ पे ये जो ज़ेनन फ्लैश लैम्प है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग. ठीक है ना, ये प्रोड्यूस करेगा पंपिंग टू रेज द क्रोमियम आयंस टू द अपर एनर्जी लेवल्स. तो रूबी लेजर जो होता है हमारा वो 3 लेवल लेजर सिस्टम है. मैंने अभी आपको बताया था पीछे. तो 3 लेवल क्या होंगे इसके, E1, E2, E3, और इनके अंदर एटम्स की पॉपुलेशन N1, N2, N3. तो यहाँ पे हो गए आपके क्रोमियम आयंस, क्योंकि यहाँ पे जो आयंस है दे विल बी क्रोमियम आयंस, एक्टिव आयंस होते हैं ये रूबी लेजर के. तो पहला ट्रांजिशन क्या होगा, पंपिंग ट्रांजिशन फ्रॉम 1 टू E1 टू E3. ठीक है, दूसरा ट्रांजिशन क्या होगा, फ्रॉम E3 टू E2, दैट विल बी अ नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन जिसमें कोई लाइट एमिट नहीं हो रही. ठीक है, एंड फाइनली जो थर्ड ट्रांजिशन होगा फ्रॉम E2 टू E1 दैट विल बी लेजिंग ट्रांजिशन जिसमें आपको लेजर आउटपुट अपना मिलेगा. रूबी लेजर के और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. ड्यू टू वेरी स्मॉल लाइफ टाइम द एटम्स आर एक्साइटेड इन स्टेट एंड जंप बैक टू ग्राउंड स्टेट E1. जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया वही सब थ्योरी यहाँ पे मेंशन्ड है. ठीक है, so nothing new in this. Then moving on to helium neon laser. Helium neon laser एक और लेजर है. Sorry, before that we'll study some drawbacks of ruby laser. तो जो रूबी लेजर था आपका वो एक 3 लेवल लेजर सिस्टम था, लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक्स पाए गए. दैट्स व्हाई वी शिफ्टेड टू अ 4 लेवल लेजर सिस्टम और 5 लेवल लेजर सिस्टम जो कि उसके एडवांस वर्जन्स थे. ठीक है, तो ड्यू टू 3 लेवल लेजर द हाई पंपिंग पावर इज रिक्वायर्ड. हाई पंपिंग पावर रिक्वायर्ड थी और जो लेजर लाइट प्रोड्यूस होती थी दैट इज फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. बहुत थोड़े ड्यूरेशन के लिए लेजर लाइट वो प्रोड्यूस करता था फिर बंद हो जाता था. ठीक है, सो द एफिशिएंसी ऑफ रूबी लेजर वाज लो एंड बिकॉज इट यूजेस ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ पंपिंग लाइट. ठीक है, तो हम 3 लेवल लेजर सिस्टम से मूव हुए 4 लेवल लेजर सिस्टम पे, और 4 लेवल लेजर सिस्टम में आपका आता है हीलियम नियॉन लेजर विच इज अ टाइप ऑफ गैस लेजर. Helium neon laser is the gas laser which is based upon 4 level laser system, first developed in 1961. तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है इस पर्टिकुलर लेजर में आप 2 गैसेस का मिक्सचर यूज करने वाले हो. कौन कौन सी गैसेस, हीलियम और नियॉन. किस रेशियो में, 10:1 के रेशियो में और 7:1 के रेशियो में. मतलब हीलियम ज्यादा होगा और नियॉन का रेशियो कम रहेगा. ठीक है, दिस लेजर इज सुपीरियर टू रूबी लेजर because it gives a continuous beam of laser. ठीक है, रूबी लेजर का ड्रॉबैक क्या था कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लाइट पल्स देती थी, whereas helium neon laser will give you a continuous beam of light at a wavelength of 6328, 33913 and 11523 angstrom. तो हीलियम नियॉन लेजर का आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन. इसमें हमारे पास एक ग्लास ट्यूब होती है जिसकी लेंथ 10 to 100 सेंटीमीटर होती है लगभग, and a nano diameter of about 2 to 10 mm. ठीक है,
दिस ग्लास ट्यूब इज फिल्ड विथ हीलियम नियॉन गैस। हीलियम नियॉन गैस के साथ इसे हम फिल करते हैं। वन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इज सिल्वर्ड वाइल द अदर इज पार्शली सिल्वर्ड। जैसा कि रूबी लेजर में था, दोनों एंड्स में एक एंड को हम हाई कोटिंग सिल्वर देते थे, दूसरी एंड को पार्शियल कोटिंग देते थे सिल्वर की। सेम यहाँ पे भी वही चीज है। यहाँ पे जो ये वाला एंड है इसको आपने हाई कोटिंग दे रखी है सिल्वर की, हाई कोटिंग, और जो दूसरा वाला एंड है ये वाला, इस पे आपने स्लाइट पार्शियल कोटिंग दे रखी है सिल्वर की। ये है आपके दो इलेक्ट्रोड्स जिनके बीच में आप पावर सप्लाई दे रहे हो। When the electrodes are inserted in the tube to give high power to achieve population inversion, ठीक है, तो यहाँ पे हम population inversion कैसे अचीव कर रहे हैं? With the help of electric discharge method, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पंपिंग का तरीका हो गया ये। When high voltage is applied across the electrodes to ionize the gas, ठीक है, जो दो इलेक्ट्रोड आपको दिखाई दे रहे थे, कौन कौन से दो इलेक्ट्रोड? ये दो इलेक्ट्रोड। इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जब आप पावर सप्लाई देते हो तो जो गैस के आयंस हैं दे गेट्स आयनाइज्ड, एक्टिवेटेड हो जाते हैं वो, ठीक है, और उसकी वजह से हमें क्या अचीव होता है? विद द हेल्प ऑफ दैट वी अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन, दैट इज हायर एनर्जी लेवल में आपके इलेक्ट्रॉन्स एटम्स जो है वो एक्साइट हो जाएंगे। डायग्रामेटिकली अगर इसको देखें तो कुछ इस तरीके का होता है हीलियम नियॉन का वर्किंग। हीलियम के जो स्टेट्स होते हैं वो तीन होते हैं, He1, He2, He3, ठीक है, जबकि नियॉन जो गैस होती है उसके जो मल्टीपल स्टेट्स होते हैं Ne1 से लेके Ne6 तक, Ne1, Ne2, Ne3, Ne4, Ne5 एंड Ne6, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट पंपिंग होती है हीलियम एटम्स के थ्रू। पंपिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं दे आर हीलियम एटम्स, देन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू नियॉन एटम्स विद द ड्यू टू द कोलिजन ऑफ हीलियम एंड नियॉन। हीलियम और नियॉन के एटम्स की कोलिजन होने की वजह से जो हीलियम एटम्स हैं ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं नियॉन एटम्स पे। नाउ द नियॉन एटम्स विल बी पम्प्ड टू नियॉन 6 स्टेट एंड देन दे विल बी ट्रांसफर्ड टू द मेटास्टेबल स्टेट्स डाउन, एंड इन दिस प्रोसेस जो इंटरमीडिएट मेटास्टेबल स्टेट्स होती हैं हमारी, उससे हमारा लेजिंग आउटपुट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हीलियम नियॉन लेजर क्या हुआ? दिस इज अ टाइप ऑफ गैस लेजर जिसमें हम दो गैसेस के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, हीलियम एंड नियॉन, ठीक है, एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ 4 लेवल लेजर सिस्टम। तो इसमें हमारे पास जो स्टेट्स हैं Ne2, 4 एंड 6 आर द मेटास्टेबल स्टेट्स ऑफ नियॉन। देखो Ne2, this one, Ne2, Ne4, this one, and Ne6. These are the metastable states. The transition occurs, gives rise to radiations of wavelength this, ठीक है। तो जैसे जैसे इसमें ट्रांजिशन होता है बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, वी गेट डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। और बीच में कुछ स्टेट्स होंगे, जाहिर सी बात है, जहां पे नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन भी होगा। तो आप देख सकते हो डायग्राम से, दिस वन फ्रॉम स्टेट Ne2 टू Ne1 जो ट्रांजिशन हो रहा है दैट इज नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। फ्रॉम Ne2 टू Ne1 इज नॉन रेडिएटिव। और इस तरह से आपका जो हीलियम नियॉन लेजर है इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ लेजर लाइट। एप्लीकेशंस ऑफ लेजर में सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ लेजर्स। जो हमारे लेजर्स हैं वो काफी जगह, काफी वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में यूज किए जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूसेज लेजर का देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल वेल्डिंग में, आप जानते हो वेल्डिंग में यूज होता है, जिसमें कि CO2 एंड ND-AG लेजर्स आर कॉमनली यूज्ड। कटिंग में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड लेजर CO2 लेजर यूज होती है अगेन। हार्डनिंग में फिर से CO2 लेजर। ड्रिलिंग में, तो ये जितने भी आपके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं, इसमें आपका लेजर काफी ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है लेजर के एप्लीकेशन की, दैट इज मेडिकल फील्ड, है ना। मेडिकल फील्ड में भी आपने सुना होगा कि आजकल काफी सारी सर्जरीज, काफी सारे सर्जिकल ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जो लेजर के थ्रू हम परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट एनी एक्चुअल कट परफॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ पेशेंट। तो इसमें जो आपके लेजर्स यूज होते हैं, रूबी, CO2, ND-AG लेजर्स, these are used for medical operations. Other fields which includes the applications, the various lasers are used in
ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भी इसका यूज है, होलोग्राफी, लिडार, मेट्रोलॉजी एटसेट्रा, ठीक है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ लेजर, इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड एंड दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह आपके AKTU के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर और लेजर दो पोर्शंस में आपका ये यूनिट डिवाइडेड है और इट इज एक्सपेक्टेड कि 10 नंबर का आपका फाइबर ऑप्टिक से पूछा जाएगा और लगभग 10 नंबर का लेजर से पूछा जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू योर AKTU syllabus we have covered all the topics which are prescribed in your syllabus and you can go through the previous year questions which are mentioned in this स्लाइड्स ऑल्सो, स्लाइड्स के साथ साथ वो मेंशन किए जा रहे हैं क्वेश्चंस लगातार, तो उनको पढ़ के आपको आइडिया लग जाएगा और आप अपनी यूनिट बड़े आराम से ये प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, दिस वाज द वन शॉट फॉर यूनिट नंबर 4 ऑफ फिजिक्स, ठीक है, जिसमें आपको ऑप्टिकल फाइबर और लेजर के बारे में हर एक टॉपिक और उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। थैंक यू स्टूडेंट्स।